हाय एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। और आज हम देखेंगे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एमसीक्यूज आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इससे आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होता है। जितने ज़्यादा आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लोगे आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। और साथ ही ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि पिछली बार 2 साल से इसका हाफ पार्ट आ रहा था, ह्यूमन आई पार्ट नहीं आ रहा था। तो इस बार 2 साल के बाद फिर से ये आ रहा है ह्यूमन आई पार्ट। तो ध्यान से वीडियो देखना, कंप्लीट वीडियो देखना। इसके एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट रहेंगे। इस बार पार्ट इसका ह्यूमन आई बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करते हैं। अ पर्सन वेंट फॉर अ मेडिकल चेकअप। एक पर्सन मेडिकल चेकअप के लिए जाता है एंड फाउंड दैट द कर्वेचर ऑफ हिज आई लेंस इज इंक्रीजिंग। और उसे पता लगता है कि जो उसका आई लेंस है उसका कर्वेचर बढ़ रहा है। विच डिफेक्ट इज ही लाइकली टू सफ़र फ्रॉम। वो कौन से डिफेक्ट से सफ़र कर रहा है? ए मायोपिया, बी कैटरेक्ट, सी प्रेस बायोपिया और डी हाइपरमेट्रोपिया। देखो, जब भी एमसीक्यूज करो तो ऑप्शन पे जाने से पहले अपने आप से आंसर करने की कोशिश करना। आपने ध्यान दिया होगा तो दो डिफेक्ट जो आपके मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया हैं उनके कॉजेज दिए हुए हैं एनसीईआरटी बुक में। दो दो कॉज दोनों में दिए हैं, वो दोनों कॉज आपको लर्न करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कॉजेज। तो उन्हीं में से एक कॉज होता है कर्वेचर ऑफ आई लेंस इज इंक्रीजिंग। जब कर्वेचर बढ़ता है आई लेंस का, उस केस में मायोपिया की स्थिति बनती है, मायोपिया हो जाता है। यानी कि पर्सन का जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी से पहले हो जाता है और आप कह सकते हो कि इमेज रेटिना से पहले बनती है। तो ये आपका आंसर करेक्ट है, मायोपिया। कि जब आई लेंस का कर्वेचर बढ़ रहा होता है, ये एक कॉज है जिसकी वजह से मायोपिया होता है। और मायोपिया की स्थिति में रेटिना से पहले इमेज बनती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना ऑफ लाइट आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। ये नोट कर लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये चाहे एमसीक्यू फॉर्म में आ जाए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन, या फिर ये कभी कभी 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, हाउ डज अ रेनबो फॉर्म। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यू फॉर्म में आता है तो कई बार ये वाले ऑप्शन भी सेम भी हो सकते हैं, तो इसलिए बहुत ध्यान से देखना है। पहला ऑप्शन है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन। कि जब रेनबो होता है तो कौन से फिनोमेना लाइट के इन्वॉल्व होते हैं। तो सीरीज में ही आपको देना है, सीक्वेंस में देना है। क्या पहले रिफ्लेक्शन होगा, फिर रिफ्रैक्शन होगा, डिस्पर्जन होगा। तो इसमें तुम्हें सबसे पहले तो रेनबो का डायग्राम बनाना है। ठीक है, हमारा जो रेनबो का डायग्राम बनता है वो क्या है, कुछ इस तरह से हमारे रेनबो का डायग्राम बनता है। यदि हमें बुक का ध्यान हो, कुछ इस तरह से हमने एक ड्रॉप बना ली, थोड़ा राउंड शेप में बना देते हैं। फिर ये एक रे करते हैं हम, सेकेंड रे हम अंदर इस तरह से आती है, फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन होता है और फिर ये कुछ इस तरह से रिफ्रैक्शन हो जाता है। तो ये कुछ इस तरह से रेनबो की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर यदि हम पॉइंट्स को डिनोट करें तो सपोज़ ये पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। तो हमारा यहाँ पर ए पर क्या होता है, हमारा ए पर हमारा पहले रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, पहले रिफ्रैक्शन होगा और फिर क्या होगा, डिस्पर्जन होगा लाइट का। यानी लाइट अपने कंपोनेंट कलर में यहाँ पर टूट भी जाएगी, कुछ इस तरह से करके ये ऐसे करके यहाँ पर एक और रे आ जाती है और ये इसी तरह से करके बाहर आती है रेज। ठीक है, बी पर क्या होगा, बी पर होगा हमारा इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहाँ पर इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और सी पर फिर से रिफ्रैक्शन होगा। जो डिस्पर्जन होके चुका है लाइट का, उसी तरह से 7 कलर्स में यहाँ पर लाइट बाहर आएगी। और सपोज यहाँ पर कोई देख रहा है तो उसको यहाँ पर 7 कलर्स दिखेंगे। ये इस तरह से जो मैंने बताया, यहाँ पर डिस्पर्जन हुआ, ये इसको थोड़ा अच्छे से बनाइए ऐसे करके ये। ठीक है, अब ये स्प्लिट लाइट जा रही है बाहर और ये इस तरह से बाहर आएगी। तो कुछ इस तरह से ये फिनोमेना टेक प्लेस करते हैं, तो हम इसी से मैच कर लेते हैं। यहाँ पर है रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पर इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, वो आप देख लेना। मैं इसका वीडियो लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और आई पर भी दे दूँगी। ठीक है, तो उसको देख लेना।
और यहाँ पर कौन सा होगा, रिफ्रैक्शन होगा, डिस्पर्जन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन। यस, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन में फिर से डिस्पर्जन पहले आ गया, फिर स्कैटरिंग, ये भी हमारा रॉन्ग है। तो ये ध्यान रखना है कि इंटरनल रिफ्लेक्शन करेक्ट है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता है। इसके लिए मैंने एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया है कि क्या जब रेनबो फॉर्म होता है तो क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, नहीं होता है। एक बार यहाँ पर हल्का सा मैं आइडिया आपको दे देती हूँ, डिटेल में देख लेना। उसमें मैंने क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को काफ़ी डिटेल में बताया है कि जब जो हमारा एंगल आर होता है, यानी कि यदि हम देखें जो हमारा डेंस मीडियम है उससे जब रेयर में जाती है रे, तो जो हमारा इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से जब बड़ा हो जाता है तब जो है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। यहाँ पर इस केस में ऐसा नहीं है, ये पार्शियल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, द इमेज शोज अ लाइट रे इंसिडेंट ऑन अ ग्लास प्रिज्म। ठीक है, ये एक प्रिज्म है, इस पर ये एक इंसिडेंट रे दिखाई गई है ग्लास प्रिज्म पर। ये आपका क्वेश्चन है। फिर आपसे कहा है कि द वेरियस एंगल्स आर लेबल्ड, बहुत सारे एंगल्स में जो लेबल किए हैं। विच एंगल शोज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, कौन सा एंगल आपको इंसिडेंस का एंगल बताता है, एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और कौन सा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताता है रिस्पेक्टिवली। मीन्स पहले आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस देखना है, फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हमें पता है कि जो इंसिडेंट रे है, पहले हम देख लेते हैं कौन सी रे इंसिडेंट रे है। ऑब्वियसली ये इंसिडेंट रे है, और ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, ये हमारा नॉर्मल है। तो जो नॉर्मल से, ठीक है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, यानी ये एंगल ए हमारा इंसिडेंस एंगल है। तो ये तो हमारा एंगल ए हो जाता है। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टेड रे और इंसिडेंट रे के बीच का है, तो ये हमारा एंगल टी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह पहले क्या करना, अपने आप से ऑप्शन को देखने से अच्छा है कि पहले आंसर खुद से ट्राई करो, देन मैच विद द ऑप्शंस। तो यहाँ पर ए और डी हमारा ये वाला फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता है। बी ई नहीं है, सी एफ नहीं है, डी एफ नहीं है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। आई होप समझ में आ रहा होगा किस तरह करना है एमसीक्यू, ये भी ध्यान देने वाली बात है, इसको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, वाई डू स्टार्स अपीयर टू ट्विंकल एट नाइट। रात में जो स्टार्स होते हैं वो हमें ट्विंकल करते क्यों दिखते हैं? तो हमें पता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जैसे ही स्टार्स की लाइट एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो बहुत सारे उसमें डिफरेंट मीडियम्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट मीडियम भी क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ कहीं पर डस्ट पार्टिकल्स होंगे, कहीं पर गैसेस के मॉलिक्यूल्स होंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के पार्टिकल्स होंगे जो कहीं पर मीडियम को डेंस बनाते हैं और कहीं पर रेयर बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमारी सनलाइट सॉरी स्टार्स की जो लाइट है वो सपोज ये हमारे एंटर कर रही है एटमॉस्फेयर में, यहाँ पर सपोज एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ पर कहीं पर रेयर मीडियम होगा और कहीं पर डेंसर होगा। फिर इसके कंपैरिजन में हो सकता है कहीं पर फिर से रेयर हो जाए, ठीक है, और फिर से हो सकता है कहीं पर डेंसर हो जाए, फिर से कहीं पे डेंसर हो जाए। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि लगातार इसी सीक्वेंस में रहे, हो सकता है डेंसर है फिर और ज़्यादा डेंसर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है मोर डेंसर है फिर कम डेंसर हो जाए, ये भी हो सकता है, मोर डेंसर हो सकता है यहाँ पर। तो इस तरह से क्या है, मीन्स एटमॉस्फेयर क्या करता है, वेरी करता है। तो वेरी करता है, उस वजह से क्या होगा, वेरी किस में करता है, डेंसिटी में, कहीं पर ज़्यादा डेंसर होगा, कहीं पर कम डेंसर होगा। तो देखते हैं कि ये वजह है उसके ट्विंकल करने की। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। पहला ऑप्शन है बिकॉज द लाइट ऑफ स्टार्स ट्रेवल्स इन डिफरेंट मीडियम। सेकेंड ऑप्शन है बिकॉज द डिस्टेंस ऑफ द स्टार वेरीज व्हेन अर्थ रोटेट्स, ये गलत है। बिकॉज द स्टार चेंजेस इट्स पोजीशन रिलेटिव टू अर्थ, ये भी नहीं है। बिकॉज द एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट्स द लाइट एट डिफरेंट एंगल्स, ये भी नहीं है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि जो स्टार की लाइट है वो डिफरेंट मीडियम में, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कहीं पर मीडियम ज़्यादा डेंसर है, कहीं पर लाइटर है या रेयर है, तो उस वजह से हमारा जो स्टार्स हैं उनकी इमेज जो है कभी ऊपर बनेगी, इमेज स्टार से ऊपर बनेगी, लेकिन कभी स्लाइटली अपनी जगह से पोजीशन चेंज करेगी, फिर स्लाइटली चेंज करेगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट हम देखते हैं स्टार्स को ट्विंकल करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट नून द स्टार अपीयर्स वाइट एज। दोपहर के समय हमें सूरज सफ़ेद दिखता है, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि देखो जो आफ्टरनून का समय है, यदि यहाँ पर ऑब्जर्वर है, सपोज ऑब्जर्वर कहाँ पर है, यहाँ पर ऑब्जर्वर है,
ठीक है। और दोपहर में जो सन होता है वो ओवरहेड होता है, यहाँ पर सपोज सन है, इसके ओवरहेड सन है, तो ये डिस्टेंस जो है वो लीस्ट डिस्टेंस हो जाती है, और लीस्ट डिस्टेंस होने की वजह से हमें सूरज सफ़ेद दिखता है या सन वाइट अपेयर होता है। तो अब जब लीस्ट डिस्टेंस है तो स्कैटरिंग भी लीस्ट होगी, तो यही एक करेक्ट आंसर है। पहला ऑप्शन है द लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड, यस ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑल द कलर्स ऑफ द वाइट लाइट आर स्कैटर्ड अवे नहीं है, ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड द मोस्ट नहीं है, रेड कलर इज स्कैटर्ड द मोस्ट ये भी नहीं है। तो दो तरह से आप कर देते हो। जब भी आप आंसर देख लिया, हमने पहले आंसर देख लिया फिर हमने ऑप्शन भी देख लिया, लेकिन यदि वो पहला ऑप्शन है इसका ये मतलब नहीं कि हम बाकी के तीन पढ़ेंगे नहीं, हमें उन तीनों को भी पढ़ना है। हो सकता है उससे ज़्यादा अप्रोप्रिएट दूसरा आंसर आपको मिल जाए, कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो उसको भी ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इमेज शोज द डिस्पर्जन ऑफ द वाइट लाइट इन द प्रिज्म। ये जो फिगर आपको दिख रही है इसमें ये एक वाइट लाइट प्रिज्म के अंदर एंटर कर रही है, और यहाँ पर डिस्पर्स लाइट आपको दिख रही है, ये रेज दिख रही है जो कि लाइट जो है वो डिस्पर्जन हुआ है लाइट का। पूछा है आपसे व्हाट विल बी द कलर्स ऑफ द एक्स वाई एंड जेड, यानी कि ये तीनों कलर कौन से हैं, एक्स कौन सा होगा, वाई कौन सा होगा, जेड कौन सा होगा। तो ये हमें पता है कि जब भी प्रिज्म से डिस्पर्जन होता है तो विवग्योर क्या बनता है, वॉयलेट लाइट किधर होती है, नीचे होती है, यानी नीचे वॉयलेट होगी और फिर ऊपर जाते जाते वो सबसे ऊपर वाली टॉप वाली लाइट जो होगी वो रेड होगी। ठीक है, यानी कलर जो है वो वॉयलेट टू रेड होता है, यानी कि विवग्योर। तो हमारा पहला कलर यदि हम देखें एक्स होगा। अब एक्स रेड होगा नहीं, रेड नहीं होगा, कौन सा होगा, वायलेट होगा। रेड हमारा एक्स वायलेट होगा। वाई हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, वाई। अब देखो ये एक्स से थोड़ा सा दूर है और वाई जेड के थोड़ा पास है, तो हम इसको कौन सा कर सकते हैं, ग्रीन सोच सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वेव ग्योर ठीक है यहाँ पर है, तो लगभग लगभग मिडिल में आ रहा है, तो ये ग्रीन हो जाएगा। जेड कौन सा है, जेड हमारा रेड होगा। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, एक्स हमने कौन सा कहा, वायलेट, ठीक है, और वाई कौन सा कहा हमने, वाई को हमने कहा ग्रीन कलर, और जेड को हमने क्या कहा, रेड कलर। देख लेते हैं, एक्स रेड नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। एक्स वायलेट, वाई ग्रीन, यस, एंड जेड रेड, ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। सी भी गलत है, एक्स में जेड ग्रीन दिया है जो कि गलत है, एक्स में रेड दिया है डी में, ये भी गलत है। तो हमारा आंसर आ जाता है ऑप्शन बी। 7 है विच ऑप्शन जस्टिफाइज दैट द सन अपीयर्स रेड एट सनराइज एंड सनसेट। वो कौन सा ऑप्शन है जो जस्टिफाई करता है कि जो सन है वो रेड होगा सनराइज और सनसेट के समय। देखो हमें पता है कि जब सनराइज या सनसेट होता है वो हॉराइजन के पास होता है जो कि बहुत दूर है, तो क्या होता है कि पहले सारे दूसरे कलर स्कैटर कर जाते हैं, केवल रेड कलर जो कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ वाला है वो लास्ट में स्कैटर करता है, और इसीलिए हमें सनराइज और सनसेट के समय सन रेड दिखता है। तो देख लेते हैं ऑप्शन, रेड स्कैटर्स हाइएस्ट बाय द एटमॉस्फेयर, द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ रिड्यूसेस, red has high wavelength so it travels longer distance, and the white light disperses into 7 colors, only red enters the atmosphere। पहला ऑप्शन में कहा है कि रेड हाईएस्ट स्कैटर करता है, गलत है ऑप्शन। दूसरा द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ रिड्यूसेस, सन और अर्थ की डिस्टेंस रिड्यूस करती है इस समय, ये भी गलत है। रेड हैज़ हाई वेवलेंथ, जो कि मैंने आपको समझाया है कि रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और उस वजह से ये लंबी डिस्टेंसेस को भी कवर कर पाती है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। और जो लास्ट ऑप्शन है कि वाइट लाइट डिस्पर्स हो जाती है 7 कलर्स में और केवल रेड एंटर करता है, ये भी बिल्कुल गलत ऑप्शन है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 8, व्हेन वाइट लाइट एंटर्स अ ग्लास प्रिज्म, जब फ्रॉम द एयर, जब एयर से ग्लास प्रिज्म में लाइट एंटर करती है, वाइट लाइट जिसको हम कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन किस लाइट का सबसे कम होगा। देखो सपोज हमने यहाँ पर ये प्रिज्म बनाया और ये प्रिज्म में लाइट एंटर कर रही है कुछ इस तरह से। सपोज ये हमने प्रिज्म बनाया, ये वाइट लाइट है हमारी, एंटर की इसमें, और वाइट लाइट जब एंटर करेगी तो कुछ इस तरह से इसका हम देखेंगे कि डिस्पर्जन होता है।
यदि हम इसको इसके कलर्स में डेविएट कर दें तो कुछ इस तरह से हो जाएगा ये। ठीक है, अब ये सपोज हमारे वायलेट लाइट है और सबसे टॉप वाली हमारी कौन सी है, रेड कलर है। तो हम देख रहे हैं एंगल ऑफ डेविएशन। अब यदि मैं इसको कलर्स देखती हूँ तो इसको हम इंसिडेंट रे को, डेविएशन का एंगल कौन सा होता है, जो इंसिडेंट रे है जब हमने उसको आगे फॉरवर्ड किया, राइट। और फिर हमने देखो यहाँ पर हम ये वाला कलर मिलाते हैं और इधर हम ये रेड वाला मिलाते हैं, तो किसका एंगल कम बन रहा है, ऑब्वियसली रेड का। देखो इसका एंगल तो इतना बड़ा बन रहा है डेविएशन का, तो लीस्ट एंगल किसका होगा, रेड लाइट का। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होता है। ब्लू, येलो और वायलेट हमारे रॉन्ग ऑप्शन है। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, अ प्रिज्म ए बी सी विद बेस बी सी, बी सी बेस है प्रिज्म का और ए बी सी प्रिज्म है, इज प्लेस्ड इन डिफरेंट ओरिएंटेशन। डिफरेंट ओरिएंटेशन में मीन्स अलग अलग तरह से उसको रखा है, आड़ा तिरछा करके रखा है, सीधा उल्टा करके रखा है। जैसे देख सकते हो यहाँ पर इन फिगर्स में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हो किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये मिल जाएगा। तो अ नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म, एक नैरो बीम जो है वाइट लाइट की इंसिडेंट होती है प्रिज्म पर, एज शोन इन द फिगर्स गिवन बिलो, जैसा कि दिखाया गया है, सब में इंसिडेंट रे दिख रही है। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, किन केसेस में आफ्टर डिस्पर्जन, डिस्पर्जन के बाद थर्ड कलर फ्रॉम द टॉप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड कलर फ्रॉम द टॉप, ऊपर से तीसरा रंग करस्पॉन्ड्स टू द कलर ऑफ द स्काई, स्काई के कलर को करस्पॉन्ड करता है। मीन्स क्या हुआ, फ्रॉम टॉप टू बॉटम यदि हम चलते हैं, ऊपर से नीचे चलते हैं, हमारा विवग्योर कहाँ से होता है, नीचे से होता है, V2 रेड होता है। लेकिन यदि हम ऊपर से देखें तो हमारा तीसरा कलर यदि ब्लू शो कर रहा है, यानी हमने यहाँ पर विवग्योर कैसे देखा है, उल्टा, यानी हमारा प्रिज्म उल्टा रखा हुआ है, क्योंकि सीधे प्रिज्म में ये, जब हमारा प्रिज्म प्रॉपर है स्ट्रेट पोजीशन में, ठीक है, यदि इन्वर्टेड पोजीशन में होगा तो कुछ इस तरह से होगा। अब विवग्योर यानी थर्ड कलर ब्लू कलर आ रहा है जो कि स्काई का कलर है, तो यानी हमारा जो प्रिज्म है वो इन्वर्टेड पोजीशन में है। ये कौन सी पोजीशन है, इन्वर्टेड। तो इन्वर्टेड पोजीशन में कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, यहाँ पर हमारा 2 वाला प्रिज्म की फिगर सही है, यानी कि यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, द क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू, क्लियर स्काई ब्लू अपीयर होता है बिकॉज, क्यों होता है, ब्लू लाइट गेट्स एब्जॉर्ब इन द एटमॉस्फेयर, जो ब्लू लाइट है वो एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब कर जाती है, नहीं, गलत ऑप्शन है। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आर एब्जॉर्ब इन द एटमॉस्फेयर, ये भी गलत है ऑप्शन। वायलेट एंड ब्लू लाइट गेट स्कैटर्ड मोर, ब्लू और वायलेट लाइट ज़्यादा स्कैटर करती हैं देन लाइट्स ऑफ ऑल अदर कलर्स बाय द एटमॉस्फेयर, ये हमारा ऑप्शन सही है, क्योंकि हमें पता है जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं तो वायलेट और ब्लू लाइट की जो वेवलेंथ है वो कम होती है, तो इसलिए ये ज़्यादा स्कैटर करेंगी और हमें स्काई का कलर ब्लू दिखता है। नेक्स्ट है लाइट ऑफ ऑल अदर कलर्स इज स्कैटर मोर देन द ब्लू ऑफ वायलेट लाइट कलर लाइट बाय द एटमॉस्फेयर, यानी कि इन दोनों कलर के अलावा ज़्यादा स्कैटरिंग होती है, वो गलत है। हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ध्यान रखना है कि क्यों हमारा स्काई ब्लू दिखता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं ज़्यादातर स्मॉल साइज़ के हैं और ब्लू लाइट वायलेट लाइट इनकी जो वेवलेंथ है वो कम होने के कारण ये ज़्यादा स्कैटर करते हैं। क्लियर। क्वेश्चन 11 है, द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इंक्रीजेज, फोकल लेंथ क्या होती है आई लेंस की, बढ़ती है व्हेन आई मसल्स, जब आई मसल्स आर रिलैक्स्ड एंड लेंस बिकम्स थिनर। तो ये ऑप्शन आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट एंड लेंस बिकम्स थिकर, ये गलत है। आर रिलैक्स्ड एंड लेंस बिकम थिकर, जब रिलैक्स होंगी तो डेफिनेटली लेंस थिन होगा ना कि थिक होगा, ये भी गलत है। कॉन्ट्रैक्ट एंड लेंस बिकम थिनर, कॉन्ट्रैक्ट तो होना नहीं, देखो जब दो कंडीशन होती हैं, ये हमारी सपोज मसल्स हैं और जिन्होंने कि होल्ड कर रखा है आपके आई लेंस को, ठीक है, ये आपका आई लेंस है, इसको होल्ड कर रखा है। अब सपोज दो कंडीशन है, यदि ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कॉन्ट्रैक्ट तो करेगा, तो इस तरह से हो जाएगा कुछ। तो कॉन्ट्रैक्ट करने में क्या हुआ, ऑब्वियस सी बात है कि जो फोकल लेंथ है, यदि हम इसके लेंस के सेंटर से देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, फोकल लेंथ डिक्रीज करेगी, या आप सिंपली स्मॉल एफ से कर देते हैं यहाँ पर डिक्रीजेस, ठीक है, और लेंस थिक हो गया। लेकिन उसी तरह से यदि हम देखें ये रिलैक्स कर रही है, तो रिलैक्स करने में क्या होगा कि फोकल लेंथ क्या होगा,
इंक्रीज कर जाएगी और लेंस थिन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि फोकल लेंथ क्या हुई है, इंक्रीज करी है, और जिस वजह से लेंस थिन भी हो गया। और इस वजह से हमारी जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हैं, क्योंकि हमारी आँख में जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है वो यही है कि हम जिस तरह से हमारा ऑब्जेक्ट है, इमेज को, शार्प इमेज को रेटिना बनने के लिए कभी ये रिलैक्स या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब फोकल लेंथ बढ़नी है तो यानी कि लेंस उतना ही रिलैक्स हो जाता है, उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है और हम रेटिना पर हमारी इमेज बनती है, हम ऑब्जेक्ट को इजीली देख पाते हैं। क्वेश्चन 12 देखते हैं। इन द फॉलोइंग डायग्राम द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इज शोन। ठीक है, यहाँ पर ये प्रिज्म दिखाया है। पूछा है आपसे कि जो एक इंसिडेंट रे है उसका पाथ दिखाया है ग्लास प्रिज्म से होकर जाते हुए। पूछा है इन दिस डायग्राम, इस डायग्राम में द एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि एंगल आई आपको बताना है कौन सा है, एंगल ऑफ इमर्जेंस एंगल ई आपको बताना है कौन सा है, एंड एंगल ऑफ डेविएशन रिस्पेक्टिवली आर, एंगल ऑफ डेविएशन कौन सा है ये आपसे पूछा गया है। ये सब कौन कौन से हैं रिस्पेक्टिवली, यानी एक के बाद एक बताने हैं। तो पहले तो रेस देख लो, ये इंसिडेंट रे है, ये यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे हो गई, तो यहाँ पर ये इमर्जेंट रे है, ये भी नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है। और जो डेविएशन का एंगल होता है वो होता है हमारा इंसिडेंट रे को हमने जब बढ़ाया यानी ये रे, और हम इमर्जेंट रे को बढ़ाएंगे तो ये वाला एंगल एंगल डी हो जाता है। तो बहुत आसान हो गया अब आपके लिए देखना। तो एंगल आई इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल यानी ये वाला एंगल एंगल वाई हो गया। इमर्जेंट एंगल एंगल ऑफ इमरजेंस इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल यानी कि ये क्यू है हमारा। क्लियर हुआ। और जो डेविएशन का एंगल है डी वो है पी, कैपिटल पी। तो वाई क्यू पी हमारा सीक्वेंस बन रहा है। देख लेते हैं यहाँ पर वाई क्यू पी कौन सा है, ये है आपका एक्स आर टी रॉन्ग है, वाई क्यू टी भी रॉन्ग है, सी ऑप्शन एक्स क्यू पी भी रॉन्ग है, डी ऑप्शन वाई क्यू पी, यस वाई क्यू पी हमारा सही बैठ रहा है। ये वाई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस और एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर हुआ। तो ध्यान से पेशेंसफुली आपको एमसीक्यूज करने होंगे, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। 13 क्वेश्चन पूछा है आपसे, मायोपिया में अराइज ड्यू टू, मायोपिया कब हो जाता है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द लेंस और इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल। तो ये दोनों ही हमारे करेक्ट हैं। यदि आपको ध्यान हो एनसीईआरटी में साफ साफ दो कॉजेज दिए हैं मायोपिया के और दो दिए हैं आपको हाइपरमेट्रोपिया के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लर्न करना। कई बार ये पूछे जाते हैं कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, तो आपको याद रखने हैं मायोपिया के कॉजेज यही दोनों होते हैं। एक तो होता है आपका एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, उसकी वजह से होता है। दूसरा जो आई बॉल है वो इलोंगेट कर जाती है, बड़ी हो जाती है। तो दोनों ऑप्शन करेक्ट है, हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 14, वाइल परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट टू ट्रेस द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं प्रिज्म वाला और जब एक लाइट रे पास करती है ग्लास प्रिज्म से, 4 स्टूडेंट्स मार्क्ड द इंसिडेंट रे, 4 बच्चों ने क्या किया है, इंसिडेंट रे को मार्क किया है। ये 4 प्रिज्म दिख रहे हैं, ये 4 बच्चों के एक्सपेरिमेंट हैं। इन्होंने इंसिडेंट रे को और इमर्जेंट रे को जो है मार्क किया है इन द डायग्राम्स। सपोज ये फर्स्ट चाइल्ड है, ये सेकंड चाइल्ड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। करेक्ट पाथ कौन से रे शो करती हैं। देखो इस तरह से कभी भी नहीं होता है, ये भी गलत हो जाता है, ये भी गलत है। तो बहुत सिंपल है, थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आता है। ठीक है, यदि आप इसको अभी इन्वर्टेड कर दोगे तो कुछ इसी तरह का डायग्राम बनेगा। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, जिसमें ऑप्शन थर्ड वाला, थर्ड स्टूडेंट का हमारा फिगर सही है। क्लियर हुआ। क्वेश्चन 15, बाईफोकल लेंस इज यूज्ड इन, बाईफोकल लेंस को कब यूज करते हैं। हमें पता है बाईफोकल लेंस का मतलब है जहां पर कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों ही लेंसेज यूज किए जाएं, जब किसी के आईसाइट में प्रॉब्लम है और दोनों लेंसेज का यूज हो रहा है। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए कॉनकेव लेंस हो गया और नियर ऑब्जेक्ट के लिए आपका कॉन्वेक्स लेंस हो गया। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए और नियर ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज हो रहा है। तो यानी कि किसी के आंख में दोनों ही प्रॉब्लम्स हैं,
तब हम बाइफोकल लेंस को यूज़ करते हैं। इसको हमने क्या कह दिया, बाइफोकल लेंस। तो ये किस में होता है, ये आपका प्रेस बायोपिया में होता है। तो पहला ऑप्शन मायोपिया रॉन्ग, हाइपरमेट्रोपिया भी रॉन्ग है, कैटरेक्ट भी रॉन्ग है, प्रेस बायोपिया इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर नॉर्मल आई इज। जो लीस्ट डिस्टेंस है डिस्टिंक्ट विजन की नॉर्मल आई के लिए, वो कितनी होती है? क्या वो 25 सेंटीमीटर होती है, 50 सेंटीमीटर होती है, 75 सेंटीमीटर या इन्फिनिटी होती है? ये दोनों वैल्यूज़ तो बिल्कुल ही गलत होती हैं। और लीस्ट डिस्टेंस जो होती है वो डिस्टिंक्ट विजन के लिए वो 25 सेंटीमीटर होती है। जो फार डिस्टेंस होती है वो इन्फिनिटी होती है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। 25 सेंटीमीटर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 17। द डेंजर सिग्नल्स इंस्टॉल्ड एट द टॉप ऑफ द टॉल बिल्डिंग्स। डेंजर सिग्नल, या फिर हम कभी भी कुछ साइन बोर्ड्स देखते हैं जिनको उन्हें बहुत दिखाना है, हाईलाइट करना है, तो जनरली रेड कलर यूज़ किया जाता है, आर रेड इन कलर। तो इनको रेड कलर में यूज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है डेंजर सिग्नल को रेड कलर में? जिससे सीधे आपका ध्यान वहाँ पर जाता है। तो ऐसी क्या खास बात है रेड कलर में, ये आपको यहाँ पर पूछा गया है। दीज कैन बी इजिली सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस। इनको हम दूर से देख लेते हैं। बिकॉज अमंग ऑल अदर कलर्स, दूसरे कलर्स की अपेक्षा द रेड कलर इज स्कैटर्ड द मोस्ट बाय स्मोक और फॉग, is scattered the least by smoke or fog, is absorbed the most और moves fastest in air। देखो, यदि ये स्कैटर कर जाएगा तो हमें इजिली वो कलर नहीं दिख पाएगा। रेड कलर में करने का मतलब है कि हमें वो कलर दिखना चाहिए, और वो इसलिए होता है क्योंकि उसकी वेवलेंथ, हमने क्या बात की थी, डिस्कस किया था कि वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। ज़्यादा वेवलेंथ होने की वजह से वो इजिली स्कैटर नहीं करता है। स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं ज़्यादातर एटमॉस्फेयर में, तो रेड कलर स्कैटर नहीं करेगा इजिली स्मोक और फॉग से, तो हमें वो दिखेगा इजिली। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, इज स्कैटर्ड द लीस्ट बाय स्मोक और फॉग। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन चाहे वो स्कैटर बाय द मोस्ट है, ये भी गलत है, क्योंकि मोस्ट स्कैटर्ड तो आपका ब्लू वायलेट होता है। इज एब्जॉर्ब हो जाएगा तो अभी हमको नहीं दिखेगा। मूव फास्टेस्ट इन द एयर, वो भी गलत है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। When light ray enter the eye, जब लाइट रे आई में एंटर करती है, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन अकर्स एट द, कहाँ पर ज़्यादातर रिफ्रैक्शन होता है? जब हमने ये आई का स्ट्रक्चर समझा है तो हमें पता है कि सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन कहाँ पर होगा? कॉर्निया की सरफेस पर। तो देख लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन। ए ऑप्शन है क्रिस्टलाइन लेंस, नो। आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया, यस, ये करेक्ट ऑप्शन है हमारा। आइरिस या प्यूपिल, यहाँ तो मसल्स है, यहाँ पर भी नहीं होता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्रिस्टलाइन लेंस भी रॉन्ग है, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है, जो कि सेकंड ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोपगेशन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ वाइट लाइट इन एयर। वाइट लाइट जब एयर में प्रोपगेट करती है, चलती है या ट्रैवल करती है, तो जो उसके डिफरेंट कलर्स हैं, ठीक है, पूछा है डिफरेंट कलर्स जो हैं उनकी स्पीड के बारे में पूछा है। यहाँ पर आपसे कुछ ऑप्शन दिए, कौन सा करेक्ट है? तो यहाँ पर देख लेते हैं। रेड लाइट मूव फास्टेस्ट, ब्लू लाइट मूव्स फास्टर देन ग्रीन लाइट, ऑल द कलर्स ऑफ द वाइट लाइट मूव्स विद द सेम स्पीड, यह सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। यहाँ पर येलो लाइट मूव्स विद द मीन स्पीड एज दैट ऑफ द रेड एंड द वायलेट। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है कि वाइट लाइट जब एयर में प्रोपगेट करती है तो सभी कलर्स की जो स्पीड है वो सेम होती है। 20th क्वेश्चन। अ पर्सन कैन नॉट सी डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट्स कैप बियॉन्ड 2 मीटर, यानी 2 मीटर तक के ऑब्जेक्ट पर्सन देख सकता है, बाकी ऑब्जेक्ट नहीं देख सकता है। तो यानी हम फोकल लेंथ यहाँ पर क्या मान सकते हैं? 2 मीटर। ठीक है, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड। अब यदि पर्सन में ये डिफेक्ट के 2 मीटर तक देख पा रहा है, उसके बाद के नहीं, तो हमको किस लेंस से यूज़ करके सही कर सकते हैं? देखो, 2 मीटर की बात हो रही है, हमें पता है जो नियर पॉइंट होता है आई का वो 25 सेंटीमीटर होता है। यहाँ मीटर की बात है और वो भी 2 मीटर की, यानी कौन से डिफेक्ट की हम बात कर रहे हैं? दैट इज मायोपिया। मायोपिया की बात हो रही है। मायोपिया का करेक्शन किससे होता है? कॉनकेव लेंस से होता है।
तो पूछा दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग द पावर ऑफ लेंस। कुछ पावर दी है, आपको फाइंड आउट करना है। हमें यहाँ पर f की वैल्यू दी है, f इजिकल टू 2 मीटर दिया है। मीटर किस में हम लिखेंगे, आप 2 मीटर किस में होगा, माइनस में, क्यों, क्योंकि कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ है ये। तो निकाल लेते हैं पावर को, p इजिकल टू 1/f। p की वैल्यू निकालने के लिए हमने 1 और पावर की सॉरी फोकल लेंथ की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 2। फोकल लेंथ हमेशा मीटर में होती है, इसलिए हमें यहाँ पर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो पावर की वैल्यू आपकी आ जाती है -0, और यहाँ पर क्या होगा 0.5। ठीक है, 2 5 10 पॉइंट लगा करके डेसिमल लगा के आप 5 तो यानी कि ये आपका यहाँ पर करेक्ट पावर है। तो ऑप्शन देख लो और उसको कर लेते हैं। फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड ऑप्शन हमारा 0.5 माइनस में आ रहा है डायरेक्टर, ठीक है। सी भी रॉन्ग है, डी भी रॉन्ग है। तो इस तरह से बहुत इजीली हमने देखा कि सारे एमसीक्यू सॉल्व किए गए हैं। बस यही पैटर्न आपको करना है जब भी आप एमसीक्यू सॉल्व करो। तो इस तरह से एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले चैप्टर्स की अच्छे से स्टडी करनी है, डिटेल्ड स्टडी करनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपने अच्छे से पढ़ रखा है, तो डेफिनेटली आप इसी मेथड से आंसर्स कर पाओगे एमसीक्यूज का। सो आई थिंक बहुत अच्छे से आपने समझा है और पैटर्न समझा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।